आज हम हिस्सा 7.5 7.5 पढ़ते हैं। घूमते लच्छों की घूमते मकनातीसी दबाव की मौज। हम देखते हैं कि घूमते लच्छे किस तरह की मौज बनाते हैं। हम जानते हैं कि साकिन लच्छों में अगर एफ ई तादाद के भर की रॉ हों तो एक मौज पैदा करेंगी जो इस तरह घूमेगी। हम मकनातीसी मौज पैदा करते हैं जो इस तरह घूमते हैं, और उनके घूमने का तादाद जो है वो एफ ई होगा साकिन लच्छों के लिहाज से। अगर ये साकिन लच्छा है, मैं एक लच्छा बना लेता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है 3 लच्छे हैं, तो इनमें अगर तादाद एफ ई हो तो जो मौज पैदा होगी वो भी इन लच्छों के लिहाज से इस तादाद पर घूम रही होगी। अब घूमते लच्छे जो हैं उनमें बरकी रॉ की तादाद ये है, उनमें जो माली बरकी दबाव पैदा होता है इतना पैदा होता है। लिहाजा घूमते लच्छे को अगर आप लें तो घूमते लच्छे के लिहाज से जो मौज पैदा होगी और जो घूम रही होगी, घूमते लच्छे के लिहाज से उसकी तादाद एफ ई होगी। इसका मतलब है कि अगर घूमता लच्छा एक चक्कर काटे और घूमता लच्छा एक सेकंड में एक चक्कर काटे और एफ ई एक सेकंड में 3 हो, एफ ई 3 हर्ट्ज़ हो, तो इसका मतलब एक सेकंड में बरकी दबाव जो है, बरकी रॉ जो है वो 3 हर्ट्ज़ 3 चक्कर काटेगा। तब जब घूमता लच्छा एक चक्कर काटे तो ये इसके लिहाज से एस एफ ई अगर 3 हर्ट्ज़ हो तो घूमते लच्छे के लिहाज से ये 3 चक्कर काटेंगे। तो घूमते लच्छे को जब घूमता लच्छा आस्ता आस्ता घूम रहा है तो इसको नज़र आएगा कि मौज एक मरतबा गुजरेगी, फिर दूसरी मरतबा गुजरेगी, फिर तीसरी मरतबा गुजरेगी। उस वक्त तक ये पॉइंट हो सकता है यहाँ पे आ गया हो, तो इस पॉइंट को नज़र आएगा कि एक मरतबा चक्कर हुआ, दूसरा मरतबा, तीसरा, यहाँ पे पहुँचेगा तो 3 चक्कर इसकी पूरे हो जाएंगे। तो घूमते लच्छे के लिहाज से घूमते लच्छे को जो कुछ नज़र आ रहा होगा वो ये नज़र आ रहा होगा कि KW 4/π NR I0R और 2। ये पेन सही नहीं लिख रहा, मैं दोबारा लिखता हूँ, शायद ये पेन बेहतर लिखे। हाँ, घूमते लच्छे के लिहाज से जो मकनातीसी मौज पैदा होगी उसको आप इस तरह लिख सकते हो। जहाँ आप देख सकते हो कि घूमते लच्छे के लिहाज से उसकी तादाद इतनी है, तो यहाँ पे चक्कर घूमते लच्छे के आएंगे, रॉ घूमते लच्छे की आएगी। अगर इस घूमते लच्छे के मौज को आप साकिन लच्छे के हवाले से देखो, उसके लिहाज से देखो, तो जिस तरह मैंने पहले एक मरतबा बताया कि अगर एक लंबी गाड़ी हो और पहले अगर आप चलें, अगर एक लंबी गाड़ी है और ये सपोज़ 3 मीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार से चल रही है और आप इस गाड़ी के ऊपर खड़े होके आप यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार से चलते हैं कि गाड़ी के ऊपर या आप 2 मीटर सेकंड तय करते हैं एक सेकंड में, जबकि गाड़ी जो है वो 1 2 3 गाड़ी एक सेकंड में यहाँ पहुँच जाती है। तो गाड़ी एक सेकंड में 3 तय करती है और आप एक सेकंड में गाड़ी के ऊपर बैठ के 2 तय करते हैं। तो अगर बाहर से कोई देखना चाहे, यहाँ पे कोई खड़ा देखना चाहे, तो उसको ये नज़र आएगा कि आप यहाँ से शुरू हुए और एक सेकंड के बाद गाड़ी यहाँ तक आई और गाड़ी के ऊपर आपने 2 मज़ीद स्टेप्स लिए, तो बाहर से आप नज़र आओगे 2 + 3, आप 5 मीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार से नज़र आओगे कि आप चल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे घूमता लच्छा ख़ुद F चक्कर से घूम रहा है और इस पर बैठ के आपको घूमते लच्छे की मौज नज़र आती है कि वो SFE रफ़्तार से घूम रही है। लिहाजा बाहर से अगर आप देखें, जो उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, बाहर से अगर आप देखें तो आपको वो मौज नज़र आएगी कि वो इस स्पीड से घूम रही होगी। इस स्पीड को आप लिख सकते हैं
और एफ ई आपके पास आ जाता है। आप देख सकते हैं कि घूमते लिच्छे में जो भी तादाद हो, चूँकि तादाद तो बल्कि रॉ का ये है, उसमें एस ओमेगा ई, लेकिन साकिन लिच्छे को उसकी मौज एफ ई रफ्तार से ही घूमती हुई नज़र आती है। तो ये एक बहुत अहम नतीजा है कि आपके पास साकिन लिच्छे का जो मौज है वो एफ ई रफ्तार से घूमता है। अगर आप साकिन लिच्छे की, अगर आप ज़मीन पे खड़े होकर इसको देखना चाहें तो आपको साकिन लिच्छे की मौज एफ ई रफ्तार से घूमती नज़र आती है, और आपको घूमते लिच्छे की मौज भी एफ ई रफ्तार से नज़र आती है घूमते हुए। तो इसका मतलब आपके पास एक मौज होगी जो साकिन लिच्छे की होगी और एक मौज होगी जो घूमते लिच्छे की होगी, और दोनों एफ ई रफ्तार से घूमेंगे और इनके दरमियान कोई ज़ाविया होगा। तो अगर ज़ाविया को सिर्फ मैं अल्फ़ा कहूँ तो हम जानते हैं कि टॉर्क जो है वो मसावी होता है दो मकनातीसी एमएमएफ और उनके दरमियान ज़ाविया भी मुनहसर होता है। तो आप देखते हैं चूँकि दो अमवाज हैं, दो में कोई ज़ाविया होगा, लिहाजा इनमें टॉर्क पैदा होगा, क़ुव्वत मरोड़ पैदा होगा। यही वजह है कि मोटर क़ुव्वत पैदा कर सकती है। मोटर में ये मौज आगे आगे होगी और ये उसके पीछे पीछे उसकी चल रही होगी, और ये मौज कोशिश करेगी कि इसको अपनी तरफ खींचे, इसलिए मोटर घूम रहा होगा। ये हुआ 7.6, हम आते हैं 7. ये हुआ 7.5, 7.5। अब हम आते हैं 7.6 पे। तो 7.6 ये चंद हिस्से जो हैं ये आप एक दोनों के साथ बंधे हुए हैं, तो इसमें हम कहते हैं घूमते लिच्छों के मसावी फर्जी साकिन लिच्छे। अब ये एक दिलचस्प बात है, हम कहते हैं कि मोटर में आपके पास तीन घूमते लिच्छे होंगे, ए डैश, बी डैश और सी डैश, और इसी तरह जो रोटर है उसके ऊपर भी आपके पास तीन लिच्छे होंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर ये ए है तो ये ए डैश होगा, ये अगर बी है तो ये बी डैश होगा, और अगर ये सी है तो यहाँ पे सी डैश होगा हकीकत में, और ये घूम रहे होंगे। लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि हम इन लिच्छों की बजाय तस्वर में साकिन हिस्से पर तीन लिच्छे डालते हैं और उनके चक्कर वही हों जो घूमते लिच्छे के एन आर। तो अगर एन आर चक्कर हों तो उन लिच्छों में बल्कि दबाव जो पैदा होगा साकिन मौज की वजह से, जो उनमें बल्कि दबाव पैदा होगा वो होगा डब्ल्यू ई एन आर फाई नॉट कोसाइन ऑफ ओमेगा ए टी प्लस 90 डिग्री, जिसको इस पूरे को ई आर लिखा जा सकता है। तो हम लिखते हैं ई आर कोसाइन ऑफ ओमेगा ई टी प्लस 90 डिग्री। इसी तरह बी का आप लिख सकते हो, इस तरह आप सी का लिख सकते हो। ये मसावात 7.14 अगर आप देखें, ये है मसावात 7.14, तो वहाँ पे ई आर एस के बराबर है। और ये वो मसावात है जहाँ पे घूमते लिच्छों में अमाली बरकी दबाव जो पैदा होगा वो इसके बराबर होगा। लेकिन चूँकि अभी हम कह रहे हैं कि वो लिच्छे साकिन है, तो साकिन के लिए एस एक हो जाता है। एस अगर एक पुर करें, यहाँ पे भी एस एक पुर करें, तो ये ई आर कोसाइन ऑफ ओमेगा ई और प्लस 90 डिग्री ये मसावात आ जाएगी। तो यही मसावात मैंने यहाँ लिख ली। अब आप फ़र्ज़ करें कि इन लिच्छों की, वैसे तो हमें पता है कि लिच्छे की जो मज़ाहमत है और जो हिमाला है, तो इसकी घूमते लिच्छे की मज़ाहमत आर इतनी होती है और हमाला इसकी जे एक्स आर होती है, चूँकि उस पर तादाद पे मुनहसर है। लेकिन आप तसव्वुर करें कि इसकी मज़ाहमत इतनी है और यहाँ पे इसको ख़त्म कर दो, मतलब दोनों साइड्स को एस से तकसीम दे दो। आपको कि वो लिच्छा जो हमने साकिन हिस्से पे डाला है उसकी ये ख़ासियत है कि जे एक्स आर और आर आर और एस। और हम देखना चाहते हैं
کہ اچھا یہ اگر ہو تو کیا ہوگا. اور اس پہ ہم میں آپ کو شکل بنا کے دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہی لچے ہیں اور اس پہ اس کو ہم چونکہ یہ لچے ہوں گے کیا کہتے ہیں اس کو کسے دور ہوں گے اور اس پہ جو وولٹیج ہے وہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں اور ہم فرضی ساکن لچوں میں برقی دباؤ اور فرضی ساکن لچوں میں وولٹیج دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ فرضی ساکن وولٹیج ہے جو یہاں پہ لاگو ہو رہی ہے اور ہم اس میں را دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو آپ جلدی سالو کر سکتے ہو. اگر میں فیزر استعمال کروں تو میں کہوں گا آئی ایف ایس مساوی ہوگا ای ایف ایس اور آر آر اور ایس پلس جے ایکس آر, اور اس کو میں لکھ سکتا ہوں ای ایف ایس اور اس کا جو بھی زاویہ ہوگا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زاویہ ہے 90 ڈگریز, ہوپ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کا زاویہ ہے 90 ڈگری. تو میں ای ایف ایس اور زاویہ 90 ڈگری لکھتا ہوں. اور نیچے اس کو ہم دو پیس میں لکھتے ہیں آر اسکوئر اوور ایس اسکوئر پلس ایکس آر اسکوئر انڈر روٹ, اور یہاں پہ زاویہ ہوگا. اور زاویہ کس کے برابر ہوگا؟ ٹینجنٹ انورس خیالی جز تقسیم حقیقی جز. تو دس تقسیم آر آر بٹا ایس, جس کو آپ لکھ سکتے ہو ٹینجنٹ انورس ایس ایکس آر اوور آر آر. تو کرنٹ ہمارے پاس اتنا ہے. اس کو اگر میں ٹائم ڈومین میں لکھنا چاہوں تو آئی ایف ایس, اگر میں اس کو ٹائم ڈومین میں لکھنا چاہوں تو یہ اس کا ہیتا ہے ای ایف ایس جو سوری یہاں پہ ہیتا ہے ای آر, یہ ہیتا ہے اس کا. تو آ جائے گا ای آر تقسیم آر آر اسکوئر اوور ایس اسکوئر پلس ایکس آر اسکوئر انڈر روٹ کو سائن آف اومیگا ای ٹی پلس 90 ڈگریز اور منفی یہ زاویہ جب اوپر جائے گا تو یہ منفی ہو جائے گا, تو منفی 5Z. تو یہ ہمارے پاس برقی را ہے. اس کو آپ مزید ایس اسکوئر کو اگر آپ اندر ضرب دے دو اور باہر نکالو تو ایس ای آر ہو جائے گا. نیچے آ جائے گا آر آر اسکوئر پلس ایس اسکوئر ایکس آر اسکوئر کو سائن آف اومیگا ای ٹی پلس 90 ڈگریز مائنس 5Z. تو یہ ہے فرضی ایک کرنٹ, اس طرح دوسرا کرنٹ بھی, اس طرح تیسرا کرنٹ بھی. یہ جو مقدار ہے یہ آئی ناٹ آر کے برابر ہے. یہ ہم پہلے 2-3 جگہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں آئی ناٹ آر. تو ہمارے پاس جو ایکویشن آئی وہی آئی ناٹ آر جو ہے وہ آپ کو ایکویشن 7.17 میں نظر آتا ہے کہ اس کو ہم نے آئی ناٹ آر اس پورے کو کہتے ہیں ایس ای آر تقسیم دس تھنگ. تو یہ چیز چونکہ ہمارے مساوات میں اس وقت آ رہی ہے, لہٰذا اس پورے کو ہم آئی ناٹ آر لکھتے ہیں. تو ہم لکھ سکتے ہیں آئی ایف ایس ٹی مساوی ہوگا آئی ناٹ آر کو سائن آف اومیگا ای ٹی پلس 90 ڈگریز مائنس 5Z. اچھا, اور یہ جو اس طرح کی 3 را ہوں گے تو یہ ایک فرضی موج کو پیدا کریں گے. تو اس فرضی موج کو اگر ہم لکھنا چاہیں, فرضی موج جو فرضی ساکن لچے پیدا کرتے ہیں اور ساکن ہی لچے کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ہوگا KW4 اوور پائی این آر آئی ناٹ آر اوور 2 کو سائن آف تھیٹا مائنس اومیگا ای ٹی مائنس تھیٹا ناٹ. اس پہ کیا تھیٹا ناٹ اگر ہم کہیں تو یہ ایکویشن آتی ہے. یہ ایک بہت اہم مساوات ہے. ہم تھوڑی دیر میں اس پہ ہم دوبارہ غور کریں گے. اس مساوات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مساوات 7 کون سی مساوات بن رہی ہے 7 اب یہ مساوات اگر دیکھی جائے تو یہ فرضی ساکن لچے ہیں
बशर्ते कि उनमें मज़ाहमत और रिएक्टेंस मुख्तलिफ हों। इनसे जो मौज पैदा हो रही है ये मसावत और घूमते लिच्छियों की घूमती मकनातीसी दबाव की जो मौज है, इसको अगर आप देखना चाहें कि घूमते लिच्छे जो मौज पैदा कर रहे हैं और अगर साकिन लिच्छों के लिहाज से उनको देखें तो ये बिल्कुल हूबहू एक ही मसावत है। तो हम देखते हैं कि मैंने इस तरफ इसको ये मसावत है, नहीं ये मसावत नहीं, और दूसरी मसावत थी। बहरहाल आप ये देखते हैं कि घूमते लिच्छे जो मौज पैदा करते हैं उनको अगर साकिन लिच्छे के लिहाज से देखा जाए या ये फ़र्ज़ी साकिन लिच्छा जो हमने लिया है वो जो मौज पैदा करते हैं तो ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी एक जैसे पैदा करते हैं। तो हमें इन लिच्छों को घूमते लिच्छों का एक नमूना या रियाजी नमूना ले सकते हैं। ये ख़त्म होता है यहाँ पे 7.6 और अब एक अहम टॉपिक आएगा। इन दो को इस्तेमाल करके हम एक नतीजे पे पहुँचेंगे जो 7.7 है। तो 7.7 में हम इमाली मोटर का मसावी बरकी दौर, हम इसका मॉडल बनाना चाहते हैं, मसावी दौर बनाना चाहते हैं या रियाजी नमूना बनाना चाहते हैं। तो ट्रांसफार्मर में आप ये देखें कि ट्रांसफार्मर में एक लिच्छा यहाँ पे है, फिर कालिब है और एक लिच्छा यहाँ पर है। मोटर में भी इसी तरह है कि एक लिच्छा है, फिर कालिब है, फिर एक दूसरा लिच्छा है। अलबत्ता मोटर का दूसरा लिच्छा जो है ये घूम सकता है। तो ये ट्रांसफार्मर की मखसूस शक्ल है कि जहाँ पे लिच्छा चक्कर भी काटता है। अगर आप इसके चक्कर काटने के असर को रोक दें, इसको अगर मैं रोक दूँ कि ना घूम सके, तो ये बिल्कुल ट्रांसफार्मर है। तो इस पर ट्रांसफार्मर के सारे कुलियात करामद होंगे। तो अगर मैं मोटर के इब्तदाई लिच्छा, अगर मैं इस साइड को इब्तदाई कहूँ और इसको सानवी कहूँ या इसको साकिन कहूँ और इसको घूमता कहूँ, तो अगर मैं साकिन लिच्छे की बात करूँ तो ट्रांसफार्मर की तरह हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी एक मज़ाहमत होगी और एक इसकी रिएक्टेंस होगी और इसके दाखिली सिरों पे जो दबाव होगा उसको हम कहेंगे साकिन वोल्टेज को ही हम इसको दे रहे हैं। और जिस तरह हम कहते थे कि अगर सानवी लिच्छा ओपन सर्किट हो, अगर ये लिच्छा ओपन सर्किट हो ट्रांसफार्मर में तो आगे कोई करंट नहीं होगा। तो जो इसमें करंट होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ I5 होगा, जो मगनातीसी करंट होगा। इस पर दोबारा भी बात करता हूँ, फ़िलहाल मैं इतना बनाता हूँ और फिर मैं दोबारा बात करता हूँ। अगर आपको याद हो कि काले में जो बरकी रो है वो साइन नुमा नहीं होता, तो वो इस तरह कोई उसकी बिगड़ी सूरत होती है। और कोई भी बिगड़ी सूरत का फंक्शन अगर हो, कोई तफ़ाल हो, इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ए लॉर्ड कोसाइन ऑफ टी प्लस A2 कोसाइन ऑफ 2t। फोरियर तसलसल लिख सकते हैं। इस पर हम गौर कर चुके हैं ट्रांसफार्मर के बाब में, लेकिन मैं दोबारा थोड़ा सा पेश करना चाहूँगा। तो किसी भी तफ़ाल को जो दौरी तफ़ाल हो, जो बार बार रिपीट होता हो, दोहराता हो, उसको आप कोई भी फंक्शन हो, तफ़ाल कोई भी हो, उसको आप फोरियर सीरीज़ में लिख सकते हो। तो ये फोरियर तसलसल में आप लिख सकते हो। अगर ऊपर और नीचे मौज बिल्कुल एक जैसी हो और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं औसत मालूम करना चाहूँ तो वो सिफ़र होगी, और ये जो जुज़ है ये उस औसत को ज़ाहिर करता है। तो चूँकि ये सिफ़र है तो ये जुज़ सिफ़र हो जाता है। ये जो दो अज्जा हैं ये अहम है, इनको हम बुनियादी अज्जा कहते हैं, बुनियादी अज्जा या बुनियादी जुज़, अगर आप एक ही समझो। ये जो बाकी हैं ये मौसीकाई अज्जा हैं। तो अगर हम मौसीकाई अज्जा को रद्द कर दें, इवन दो इनको रद्द करना शायद इतना भी दुरुस्त नहीं है, 1-2% का फिर भी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन आसानी के लिए कि अच्छा हम कोई चीज़ मैथमेटिकली हल कर सकें, अगर इनको आप रद्द कर दें तो आप कह सकते हो कि इस मौज को सिर्फ ये दो चीज़ें, इन दो से आप ज़ाहिर कर सकते हो। तो इस मौज को ये जो बरकी रॉ है या जो I5 है, इसको मैं चूँकि आप लिख देता हूँ I5, तो इसको आप दो तरीक़ों से लिख दो। A1 कोसाइन ऑफ टी, तो टी की जगह ओमेगा टी होगा,
چونکہ یہ یہاں پہ اومیگا اومیگا بھی ہونا چاہیے تھا، اومیگا ٹی، 2 اومیگا ٹی، 3 اومیگا ٹی، ٹھیک ہے نا. تو میں اس کو لکھتا ہوں A1 کوسائن آف اومیگا ٹی پلس B1 سائن آف اومیگا ٹی. میں اس طرح لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ہم کرتے ہیں کہ A1 کی جگہ اس مستقل کو ہم IC کہتے ہیں. تو یہ جو مستقل ہے اس کو ہم IC کہیں گے، اور یہ جو مستقل ہے اس کو ہم IM کہیں گے. تو اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں IC کوسائن آف اومیگا ٹی پلس IM. اور اس کو بھی اگر میں کوسائن کی شکل میں لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں، چونکہ اس کو اگر میں دوبارہ پھیلاؤں تو کوسائن آف اومیگا ٹی ملٹیپلائی بائی کوسائن آف 90 پلس سائن آف اومیگا ٹی سائن آف 90. تو اس سے یہی چیز دوبارہ آ جاتی ہے. اور اگر میں ان کو فیزر میں لکھنا چاہوں اس طرح کر کے، تو اس کو میں لکھوں گا IC، ادھر صفر زاویہ، اور اس کو میں لکھوں گا IM اور -90 زاویہ. تو صفر زاویہ اور 90 زاویہ. میں اس کو سامنے رکھ کے اگر آگے بات بڑھاؤں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس IC جو ہے وہ صفر زاویے پر ہوگا، اور IM جو ہے جتنا بھی ہو وہ -90 زاویے پہ ہوگا. یہ منفی رخ میں زاویہ ہے اور 90 زاویہ ہے، تو یہ منفی زاویہ ہوگا. اور ان دونوں کا مجموعہ لینے کے لیے آپ میں یہاں بنا لیتا ہوں، یہ IC اگر میں لوں اور IM کو میں یہاں بنا لوں، تو ان دونوں کا مجموعہ یہ جو ہے یہ آپ کے پاس I5 ہے. تو یہ I5 ہوگا. اگر میں اس کو ویکٹر بناؤں تو یہ اس طرح بنے گا. یہ آپ کی شکل بنتی ہے. اس مساوات کا یہ مطلب ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب جو داخلی دباؤ ہے، اگر آپ اس جگہ پہ دیکھیں کہ داخلی دباؤ کیا ہے، میں ان کو بھول جاؤ اور آپ کہو کہ یہاں پہ جو داخلی دباؤ ہے اس کو میں اگر V1 کہوں، تو V1 کے لحاظ سے اگر V1 میں یہاں بناؤں اور وہ اس شکل کا ہوتا، یہ وولٹیج ہے V1 جو اس جگہ پہ اس قالب کے اوپر آپ کو مل رہا ہے. تو اس V1 کو ہم لکھ سکتے ہیں، میں یہاں لکھ لیتا ہوں V1 کو میں لکھ سکتا ہوں کہ اس کا کوئی ہیتا ہوگا، V0 کہہ دیتا ہوں، اور کوسائن آف اومیگا ٹی، چونکہ یہ 0 ہم یہاں سے لے رہے ہیں. تو V1 کو اگر میں لکھنا چاہوں تو یہ ہوگا V0 اور صفر زاویہ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ V1 اور IC یہ ہم قدم ہے، اور V1 اور IM یہ 90 ڈگریز پہ ہیں. تو یہ جز جو ہے، یہ طاقت کا جز ہے، چونکہ پاور ہم کہتے ہیں وولٹیج ضرب کرنٹ ضرب ان کے درمیان جو زاویہ ہوگا. تو اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ ہوگا V1، اس کی میں بات کروں تو IC، اور اس کا بھی زاویہ صفر ہے، اس کا بھی زاویہ صفر ہے. تو ان کے اندر جو فرق ہے وہ صفر ہی ہے. تو پاور اتنا ہوگا. اس جز کی اگر میں بات کروں تو اس کا پاور ہوگا V1 انٹو IM انٹو کوسائن آف، اور ان دونوں میں زاویہ ہے 90 ڈگریز کا. کوسائن آف 90 صفر کے برابر ہوتا ہے، تو یہ طاقت صفر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے IC یہ طاقتی ضیاء کو ظاہر کرتا ہے کہ قالب کے اندر جو طاقتی ضیاء ہوتا ہے. اور یہ جو ہے یہ طاقتی ضیاء کو ظاہر نہیں کرتا، یہ مقناطیسی نون یہاں پہ ہونا چاہیے، مقناطیسی جز ہے. تو میگنیٹک کمپوننٹ ہے اور یہ پاور لاس کمپوننٹ ہے. تو یہ دو باتیں بڑی ضروری ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائیں. اب اگر آپ کے پاس جو آپ نے یہ مساوات لکھی اور آپ کے پاس یہ مساوات آئی جس کو ہم نے اس طرح لکھا، تو اس کو آپ اس طرح ویژولائز کر سکتے ہو کہ جب کوئی بھی وولٹیج ہے، یہاں پہ ہم نے وولٹیج لاگو کی ہے V1، اس وولٹیج کو ہم V1 کہہ رہے ہیں جو قالب کے اوپر، یہ جگہ قالب ہے، یہ لچھا کے اندر جو گٹھاؤ ہونی ہے اس کے بعد قالب پہ جو دباؤ آئے گی. تو اگر میں اس کو V1 کہوں تو
हम इस तरह देखते हैं कि V1 और IC ये हम ज़ाविया हैं, इनमें दोनों में कोई ज़ाविया का फ़र्क नहीं है। तो मज़ाहमत में जो रॉ होती है वो हम ज़ाविया होती है। तो हम कहते हैं कि जो एक रेजिस्टेंस हम यहाँ लेते हैं और हम कहते हैं इसमें जो करंट है उसको हम IC से ज़ाहिर करेंगे, ये IC होगा। इसको आप इस तरह सोच सकते हो कि हम कहते हैं कि RC इतना होगा कि IC V1 और RC के बराबर है और IC इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जब हम ये हिसाब करें और यहाँ पे हमारे पास आए कि ये कंपोनेंट सपोज़ 1.13 है और सपोज़ ये है 2.75, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर इस तरह के नंबर कोई आ जाए तो आप RC को इस तरह मुंतखब करोगे कि V1 और IC जो है उससे जो कीमत निकले तो RC उसके बराबर हो। अगर आपके पास V1 की कीमत 10 वोल्ट है तो इस सूरत में आप कहोगे 10 वोल्ट तकसीम में IC जो 1.13 है, और जो भी यहाँ पे जवाब आ जाए तो आप मज़ाहमत तसव्वुर करोगे कि इतनी मज़ाहमत यहाँ लगी हुई है। तो अगर यहाँ पे उतनी मज़ाहमत लगा लो तो उसमें जो IC होगा वो ज़ाहिर है वही होगा जो A1 के बराबर है। इसी तरह ये जो रॉ है ये 90 ज़ाविये पीछे है दबाव से, तो 90 ज़ाविये पीछे रॉ इमाला में होती है। तो IM आप समझो कि एक इमाला लगी हुई है और उसमें करंट गुजर रहा है और यह है JXM, इसको हम ज़ाहिर करते हैं। तो इसी तरीके से आप एज्यूम करोगे कि XM बराबर है V1 ओवर IM के बराबर है। तो आप इसकी इस तरह की पूरी अगर ले लो तो ज़्यादा बेहतर है कि एंगल्स की हम बातें नहीं कर रहे। तो XM की वैल्यू आप इस तरह सेलेक्ट करोगे कि यहाँ पे V1 की जो भी वैल्यू आई है, जो शक्ल को देख के आप फोरियर सीरीज से निकालोगे, तो वैल्यू यहाँ पुट कर लो, वोल्टेज की वोल्टेज यहाँ पुट कर लो, जो कीमत निकल आए तो मॉडल में XM की ये वैल्यू होगी। अब ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, तो ये कीमत और ये कीमत ये हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं RC JXM। ये ट्रांसफार्मर का मॉडल था कि ट्रांसफार्मर के दाखिली लिच्छे का मॉडल ये है। मोटर का दाखिली लिच्छे और ट्रांसफार्मर के दाखिली लिच्छे में कोई फ़र्क नहीं है। ट्रांसफार्मर के हम यहाँ पे कहते थे कि I2 करंट होता है, I2 डैश। अगर आगे खुला दौर हो तो ये होगा नहीं, सिफर होगा, तो यही दौर होगा। मोटर के लिए भी यही सूरत हाल है। तो मैं मोटर के लिए इसको यहाँ बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मोटर के लिए यहाँ करंट होगा IC, यहाँ करंट होगा IM, इस टोटल करंट को हम कहते हैं I5 बराबर का ये जमा ये, ठीक। तो यहाँ तक ये हमारे पास सेकंड लेक्चर के दौर आ गए। अब हम जाते हैं बाकी हिस्से पर। अब आप समझे कि सेकंड लिच्छे में बरकी रॉ गुजर रही है और जो घूमता लिच्छा है वो खुले दौर है, तो उसमें कोई बरकी रॉ नहीं है, जैसे ट्रांसफार्मर के हम सिरे खोल देते हैं। तो ऐसी सूरत में सेकंड लिच्छे में सिर्फ यही रॉ होगी I5, और I5 जो है हम इनमें जो वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि I5 बड़ी कम होगी और ये बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं, मिली ओम्स में होगा, तो इनके अंदर जो दबाव घटती है उसको अगर आप भूल जाओ एक सेकंड के लिए ताकि समझना आसान हो, तो आप समझो कि यही दबाव जो है ये यहाँ पे अप्लाई है, कालिब के ऊपर यही दबाव है। अब ये ध्यान में रखें, तो कालिब के ऊपर अगर ये दबाव हो और सेकंड लिच्छे की ये एक मसावत है, कोई भी लिच्छा हो कोई भी कालिब हो, तो ये हर सूरत ये मसावत पूरी होनी चाहिए कि कालिब के ऊपर अगर इतने फैराडे लॉ है। अब आप देखिएगा, अगर ये वोल्टेज साइन नुमा है तो ये सारा मिल के भी इसी तरह की शक्ल बननी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी, तभी ये इसके बराबर होगा। और ये जो फाई है ये फ्लक्स, तो अगर आप इसको ट्रांसफार्मर की तरह सोचें तो यहाँ जो रॉ होगी वो इसमें फ्लक्स पैदा करेगी और उस फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज जो है, ये फाई जो है ये फ्लक्स है, बहाव है, इसको ज़ाविये से
کنفیوز نہ کیجیے گا، یہاں پہ یہ بہاؤ ہے. تو یہاں پہ جو بھی رو ہے اس کی وجہ سے کالے میں فلکس پیدا ہوتا ہے، بہاؤ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بہاؤ جس شرح سے تبدیل ہوتا ہے اس کی بنا جہاں پہ یہ وولٹیج پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم امالی وولٹیج کہتے ہیں. اور وہ امالی وولٹیج ہر صورت چونکہ یہ یہاں پہ اٹیچڈ ہے تو وہ امالی وولٹیج ہر صورت اس وولٹیج کے برابر ہوں گے. تو ہم کہیں گے وی ایس اگر یہاں پہ ہے، اور چونکہ اگر سیکنڈری سائڈ ثانوی رخ جو لچھا یا گمتا لچھا اگر کسرے دور نہ ہو، اوپن ہو، تو یہ کرنٹ صرف آئی فائی ہے، ابھی ہم نے یہاں پہ لکھا ہے. تو یہ صورت حال ہے. اب اس کو آپ دوسرے طریقے سے دیکھو کہ اس برقی دور پر این ایس آئی فائی ایم ایم ایف ہم نے ڈالا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ برقی دور کو اگر آپ سالو کرو تو آپ کے پاس فائی نکل آئے گا. اب میں یہاں اگر لچھا بناؤں تو اس میں بھی کوئی ہماری وولٹیج پیدا ہوگی، ہماری دباؤ پیدا ہوگا. اور اگر میں اس کو کسرے دور کر دوں تو یہاں کوئی روٹر میں بھی تو رو گزرے گی. اب روٹر کے اگر این آر ٹرنز ہوں تو این آر اور آئی آر یہ بھی ایک ایم ایم ایف ہے اور یہ بھی کوئی فلکس بنائے گا. تو اگر یہ سیکنڈ فلکس اس کو میں کہہ دوں یا اس کو میں فائی کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے سیکنڈ کہہ دیتا ہوں، تو یہ روٹر کا فلکس بنائے گا. اور اگر سپوز یہ روٹر کا فلکس اس طرح رخ ہو، اس کو میں سیکنڈ کہہ دیتا ہوں، تو اب کالم میں جو کل فلکس ہوگا سیکنڈ اتنا ہوگا، تو حتمی جو فلکس ہوگا وہ اتنا ہوگا. اور اب اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ این ایس ڈی فلکس بائی ڈی ٹی، تو فلکس کی جگہ تو یہ آئے گا اور اس کو ہم لکھتے ہیں این ایس ڈی بائی ڈی ٹی، یہ اس طرح ہو جائے گا. اور اس کو ہم لکھتے ہیں این ایس ڈی فائی ایس بائی ڈی ٹی، یہ فائی ایس اس صورت میں ہوگا، مائنس این ایس ڈی فائی آر بائی ڈی ٹی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی صورت بھی وی ایس کے برابر نہیں ہو سکتا، چونکہ وی ایس کے برابر تو صرف یہ پہلا جز ہے، صرف یہ پہلا جز اس کے برابر ہے. دوسرا جز اگر اس سے منفی کر لو تو اس کے برابر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس مساوات میں کوئی گڑبڑ ہے اور یہ درست نہیں ہے. تو ٹرانسفارمر کیا کرتا ہے یا موٹر کیا کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ برقی رو بڑھا دے گا اور یہاں پہ ساتھ کوئی اضافی برقی رو آئی آر ڈیش اس کو میں کہتا ہوں، وہ رو اتنی کر دے گا. اور اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہ کرنے سے کیا ہوگا. تو اب یہاں کی ایم ایم ایف جو ہوگی وہ ہو جائے گی این ایس آئی آر ڈیش پلس آئی فائی. اور یہ اس سائڈ کی جو ایم ایم ایف ہے وہ چونکہ منفی ہو رہی ہے تو ہوگی این آر آئی آر، اور یہ مل کے کوئی فلکس بنائیں گے این آر آئی فار. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اب یہ صورت حال ہو گئی. اور اس مساوات کو دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلکس تبدیل نہ ہو